कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे पाठ उपसंयोजन यौगिक भाग 1। इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये समझेंगे जो हमारे पास उपसंयोजन यौगिक होते हैं वे कैसे बनते हैं, उनकी क्या जो हमारे पास थ्योरी है, क्वेश्चन कैसे आता है यूपी बोर्ड में, उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि उपसंयोजन यौगिक कैसे बनते हैं। देखो बच्चों, यदि हम लोग दो या दो से अधिक जो लवण होते हैं उनको मिलाते हैं तो लवण मिलाने पर क्या होता है बच्चों, हमारे पास दो प्रकार की चीजें निकल के आती हैं। क्या? एक तो बन सकता है द्विक लवण। दूसरी चीज जो बन सकती है बच्चों वो बन सकती है उपसंयोजन यौगिक, जिसको हम जटिल भी बोलते हैं। अब ये द्विक लवण क्या होता है, तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा है पोटासेल या फिटकरी, फेरस अमोनियम सल्फेट, कार्नेलाइट, ये सारे के सारे होते हैं द्विक लवण। कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे ये है K2SO4, Al2SO4 का थ्राइस और 24H2O, ये भी एक द्विक लवण है। इसके अलावा फेरस अमोनियम सल्फेट जो होता है FeSO4 डॉट NH4 का 2 SO4 डॉट 6H2O। तो बच्चों ये भी होता है हमारे पास क्या, द्विक लवण। अब ये जटिल क्या होता है, जैसे ही हमने ये द्विक लवण बने, ऐसे ही जब लवणों को मिलाते हैं तो उनमें कुछ जटिल भी बन जाते हैं। जटिल का दूसरा नाम क्या होता है, उप सहसंयोजन यौगिक। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों, तो इनको हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखते हैं ये क्या होते हैं। जैसे हमने सुना है एग्जाम्पल K4FeCN6, ये जो होता है हमारे पास, यही होता है। हमारे पास कुछ और भी उदाहरण है उपसहसंयोजन यौगिक के। जैसे एक उदाहरण ये होता है K3FeCN6, ये भी ऐसा ही उदाहरण है। और देख लेते हैं, जैसे ये है कॉपर, ये अमीन सॉल्ट होता है, और यहाँ पर SO4। तो इस प्रकार जब लवणों को मिलाते हैं तो उससे दो चीज़ बनती हैं, एक तो द्विक लवण और एक बनता है जटिल। द्विक लवण कैसे, जैसे K2SO4 Al2, ये इसका नाम क्या है, फिटकरी। याद रखना, अभी कुछ साल पहले ही बोर्ड में पूछ लिया गया था कि फिटकरी का फॉर्मूला क्या है। ये है फेरस अमोनियम सल्फेट, शॉर्टकट में लिखते हैं FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। एक नाम और भी है इसका, वो नाम होता है मोहर लवण भी बोलते हैं हम लोग इस बार। ठीक है बच्चों, तो ये होता है लवणों को मिलाने से द्विक लवण और जटिल का बनना। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि द्विक लवण में और जटिल में क्या अंतर होता है। तो बच्चों जैसे हमारे पास ये है द्विक लवण K2SO4, Al2SO4 का थ्राइस और 24H2O, जिसको हम लोग फिटकरी भी बोलते हैं। और जैसे हमारे पास बड़ा फेमस एग्जांपल K4FeCN6। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसको पानी में डालते हैं, इसके अंदर पानी मिलाते हैं, तो ये क्या करता है, ये आयनों में टूट जाता है। तो इसमें आयन्स क्या बनेंगे, 2K प्लस, SO4 माइनस 2, 2Al प्लस 3, 3SO4 माइनस 2, H2O,
तो इसमें क्या होता है, जितने भी आयंस होते हैं वे प्लस माइनस में टूट जाते हैं। लेकिन जटिल के अंदर क्या होता है बच्चों, जैसे ही इसको हम पानी में डालेंगे तो पानी में डालने के बाद क्या होगा, इसमें केवल और केवल जो बाहर का भाग है उसके ही आयंस बनते हैं। और जो ये है Fe6 माइनस, ये वाला जो का तू रहता है, इसका मतलब ये है कि इसमें अस्तित्व बना रहता है। किसका? इस चीज का। इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं हम इसको। तो इसमें क्या होता है, आयरन ने अपना अस्तित्व बना के रखा है, तो इसमें अस्तित्व बना रहता है, जबकि दीर्घ लवण में यह अस्तित्व विहीन हो जाता है। मतलब ये सारे के सारे आयंस बना लेते हैं, और जो जटिल है, जटिल में अस्तित्व बना रहता है। किसका? जो केंद्रीय धातु होती है, इस पर आवेश नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो ये अंतर होता है द्विक लवण में और जटिल में। शायद आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं, ये हमारे पास एक जटिल लिखा हुआ है। अब इस जटिल में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जैसे ये होता है, देखो यहाँ पे मैं कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश का प्रयोग करूँगा। ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी उनकी बहुत अलग होती है। आप अंग्रेजी में याद रखेंगे तो ज़्यादा सहूलियत रहेगी। इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। इसका नाम है केंद्रीय धातु परमाणु। इसके बाद जो हमारे पास होता है, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं बच्चों लिगेंड। इसको लिगेंड कहा जाता है। इसके बाद जो हमारे पास होती है ये वाला 6, इसके दो कई नाम होते हैं। इसको समन्वय संख्या बोलते हैं, उप सह संयोजन संख्या कहा जाता है। तो हम इसको यहाँ पर बोलेंगे उप सह संयोजन संख्या। लेकिन आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ये जो नंबर होता है ये यहाँ पर फिलहाल किसके लिए हम बता रहे हैं, एक दंती अगर केस है हमारे पास तब की बात है। ये एक दंती क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। इसके अलावा ये जो होता है बाहर, जो इस ब्रैकेट से बाहर होता है, इसको हम लोग कहते हैं काउंटर आयन। थोड़ा अंग्रेजी मैंने बोला है, आपको पढ़नी पड़ेगी, ज़रूरी है। इसको काउंटर आयन कहा जाता है। इसके अलावा जो ये वाला भाग होता है हमारे पास, ये पूरा भाग, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ध्यान रखेंगे, नाम क्या है इसका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं इसको हम। तो ये बात आप लोगों को पता लग गई बच्चों कि किसको क्या कहा जाता है। अब शुरू करते हैं हम बच्चों कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा और शब्दावली। जैसे हमारे पास सबसे पहला आता है लिगेंड। ये लिगेंड क्या होता है बच्चों, ये लिगेंड वो होता है जो केंद्रीय जो धातु होती है उसको इलेक्ट्रॉन जो देता है वो लिगेंड ही देता है। तो लिगेंड का काम क्या होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन किसको देगा, केंद्रीय धातु परमाणु। ये केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। जैसे हमारे पास ये है ना K4Fe6, तो K4Fe6 में बच्चों जो हमारे पास ये Cn होता है, ये Cn क्या कर रहा है, आयरन को या लोहे को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे। अच्छा, जो लिगेंड होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को एक और भी नाम होता है, उसका नाम होता है लुईस अक्षार भी बोलते हैं हम इसको। तो ध्यान रखना, लिगेंड को लुईस अक्षार भी कहा जाता है। अब लिगेंड जो है इनके कई सारे प्रकार होते हैं। तो अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे लिगेंड के प्रकार। तो लिगेंड जो होते हैं बच्चों, तो लिगेंड के प्रकार में हम लोग ये देखते हैं
कि जो लिगेंड हैं, अब ये लिगेंड अगर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का देता है तो उसको एक दंती कहा जाता है। जो लिगेंड दो जोड़े इलेक्ट्रॉन के दे दें उनको द्विदंती, जो तीन देंगे उनको त्रिदंती कहा जाता है। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं लिगेंड के। तो हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ते हैं लिगेंड के प्रकार। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक दंती लिगेंड क्या होता है। एक दंती लिगेंड बच्चों वो होता है जो केंद्रीय धातु को केवल एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा देता हो, उसी को बोला जाता है एक दंती लिगेंड। इसके कुछ उदाहरण हैं, एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास Cl, Br, I-, इसके अलावा F- होता है। ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। इसके अलावा एसीटेट, जैसे ये है CH3COO-, इसको एसीटेट कहा जाता है, एसीटेट आयन। साइनाइड आयन, SCN-, थायोसाइनेट बोलते हैं। इसके अलावा होता है H2O, NH3CO। ये सभी क्या होते हैं? ये होते हैं एक दंती लिगेंड। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद द्विदंती लिगेंड। ये द्विदंती लिगेंड क्या होते हैं बच्चों? द्विदंती लिगेंड वे होते हैं जो क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन के जोड़े, दो इलेक्ट्रॉन के जोड़े देते हैं, उसी को बोला जाता है द्विदंती लिगेंड। उदाहरण क्या है हमारे पास? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बच्चों। द्विदंती लिगेंड के उदाहरण है हमारे पास, जैसे EN। EN क्या होता है? EN को बोलते हैं इथेन 1,2 डाइअमीन। स्ट्रक्चर क्या है? इसे देखिए, CH2, CH2, NH2, NH2। इसको बोला जाता है इथेन 1,2 डाइअमीन। इसके अलावा जैसे OX, इसको बोलते हैं ऑक्जिलेट आयन। स्ट्रक्चर क्या होती है बच्चों? ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। इसके अलावा एक और होता है, इसको हम GLY भी बोल देते हैं। ये होता है ग्लाइसिन। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जो यूनिट होती है अमीनो अम्ल, तो ये सबसे प्राइमरी अमीनो अम्ल होता है। इसको ग्लाइसिनेट आयन बोला जाता है। इसकी स्ट्रक्चर होती है बच्चों NH2, CH2, COO-। एक लोन पेयर यहाँ पे, एक यहाँ। देखो, एक यहाँ से देगा, एक यहाँ से, तो ये हो गया द्विदंती। यहाँ से द्विदंती। लोन पेयर यहाँ पर है तो ये भी क्या हो गया हमारे पास? द्विदंती होता है। ठीक है, तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन के जोड़े देंगे अकेले ही। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं बहुदंती लिगेंड। अब ये बहुदंती लिगेंड क्या होता है बच्चों? जो दो से अधिक इलेक्ट्रॉन देता है, दो से अधिक इलेक्ट्रॉन के जोड़े देता है केंद्रीय धातु परमाणु को, उसको हम लोग बहुदंती लिगेंड बोलते हैं। अब इसके उदाहरण क्या हैं? इसके उदाहरण कई सारे हैं हमारे पास। जैसे एक हमारे पास है डाईईन बोलते हैं इसको। ये डाईईन क्या होता है बच्चों? इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ये होता है डाईईन, NH, CH2, CH2, NH2, CH2, CH2, NH2। तो इसका नाम होता है डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। यहाँ पर कितने जोड़े हैं? 1, 2, 3। तो 3 जोड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन के। इसके अलावा और भी है हमारे पास। एक होता है EDTA। EDTA होता है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। इसका स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसे होता है CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, N, N, यहाँ पर जुड़ा होता है एसीटेट आयन CH2COO-, CH2COO-। यहाँ पर भी आएगा
CH2COO माइनस और CH2COO माइनस। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बन गए 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या होगा, ये होगा 6 दंती, यानी कि हेक्साडेंटेट बोलते हैं इसको। दंती को डेंटेट कहा जाता है अंग्रेजी में। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी बच्चों। दोबारा सुन लीजिए, एक दंती, द्विदंती और तीसरा आता है फिर ये बहुदंती। इसमें कई सारे होते हैं। यहाँ पर ये कितना है, ये 3 इलेक्ट्रॉन के जोड़े देगा, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़े, और ये देता है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन जोड़े। इनको क्या बोलते हैं, बहुदंती। अब हम लोग देखते हैं बच्चों उभयदंती लिगेंड। अब ये उभयदंती लिगेंड क्या होता है, ये क्या काम करता है। देखो, ऐसा लिगेंड जिसके पास एक से अधिक इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु होते हैं, लेकिन यह एक समय में केवल एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ही देता है। उदाहरण क्या हैं, जैसे थायोसाइनेट, SCN, इसके अलावा CN। यहाँ पर माइनस होता है, ये माइनस इसके ऊपर होता है, ये माइनस। इसके अलावा NO2, NO2 को अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है, NO माइनस, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आता है एक लोन पेयर। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही यहाँ पर ये नाइट्रोजन पर नहीं होता माइनस, ये होता है C के ऊपर, और यहाँ पर होता है लोन पेयर। तो जब भी इलेक्ट्रॉन देना हो तो या तो नाइट्रोजन देगा या कार्बन, लेकिन एक समय में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास ऐसी संभावनाएं होती हैं उनको बोला जाता है उभयदंती लिगेंड। अब बच्चों हम यहाँ पर पढ़ेंगे होमोलैप्टिक संकुल क्या होते हैं और हेट्रोलैप्टिक संकुल या जटिल क्या होते हैं। तो ध्यान से देखना बच्चों, ऐसे संकुल या जटिल जिनके पास एक से एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं, उनको बोला जाता है होमोलैप्टिक संकुल। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, जैसे ये हमारा बहुत फेमस सा एग्जाम्पल जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, आपके ध्यान हो जाएगा, K4FeCN6। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। देखो, सभी साइनाइड है ना, और सभी कैसे हैं, एक ही प्रकार के हैं, तो इसको बोलेंगे होमोलैप्टिक। इसके अलावा जैसे CuNH3 का 4, और ये हमारे पास है बच्चों SO4। इसमें भी सभी क्या हैं, एक ही प्रकार के जो हमारे पास लिगेंड होते हैं वे उपस्थित हैं, तो इसको बोलेंगे होमोलैप्टिक संकुल। इसकी परिभाषा पेपर में आई हुई है। तो वे संकुल जिनमें केवल एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं उनको होमोलैप्टिक संकुल कहा जाता है। उदाहरण आप लोग ये लिख सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं हेट्रोलैप्टिक संकुल क्या होते हैं, जिनमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हों, उसे क्या कहेंगे, हम लोग हेट्रोलैप्टिक संकुल कहेंगे। इसके उदाहरण क्या है बच्चों, जैसे ध्यान से देखिए आप लोग एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर CuNH3 का 4 Cl2, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या है, Cl। तो ये बन गया हेट्रोलैप्टिक संकुल। इसके अलावा जैसे हमारे पास है Cr Cl2 H2O4, और बाहर क्या है, Cl। तो इसमें देखो ध्यान से, यहाँ Cl है और यहाँ पर H2O है, तो इन्हीं को कहा जाता है हेट्रोलैप्टिक संकुल, जिसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग हेट्रोलैप्टिक संकुल। इनकी परिभाषा पेपर में आती है बच्चों। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों ये उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है। तो ध्यान से सुनना, जो हमारा केंद्रीय धातु होता है उसके साथ जितने एक दंतु लिगेंड जुड़े हो, या फिर
जितने इलेक्ट्रॉन समूह जुड़े हों, जितने इलेक्ट्रॉन समूह जुड़े हों, उसी को हम लोग बोलते हैं उपसहसंयोजन संख्या। जैसे उदाहरण है मेरे पास K4Fe6। K4Fe6 में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये एक दंतु होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 6। तो इसका जो उपसहसंयोजन संख्या होगी बच्चों, वो कितनी हो जाएगी, 6। इसके अलावा जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है PtCl2En2 और बाहर है इसके NO3 का ट्वाइस। तो अगर आप ध्यान से देखें, आपको देखने में लग रहा होगा कि 2 और 2 4, लेकिन 4 नहीं है बच्चों। आपको पता है एक ईएन क्या होता है, द्विदंती है। तो एक ईएन 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े देता है। ईएन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े देने का काम करता है। एक ईएन 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े देगा। अगर 2 ईएन है तो कितने देगा, 4 इलेक्ट्रॉन जोड़े। तो कितने हो गए बच्चों, ये 4 और 2 6। तो इसकी जो उपसहसंयोजन संख्या होगी बच्चों, इसको समन्वय संख्या भी बोलते हैं, ये भी कितनी हो जाएगी, 6। इसके अलावा जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है PtCl3NH3 और यहाँ पर है शुरुआत में Na। तो इसकी अगर मैं समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या को देखता हूँ, तो ध्यान से देखेंगे 3 और 1 आएगा NH3 से। इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये होती है हमारे पास 3 और 1 4। तो इसकी कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि जो हमारा जटिल होता है, उसमें केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो जो ये है, जैसे ये है हमारे का पास K4Fe6, हमको क्या करना है कि आयरन की केंद्रीय जो ये धातु है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका है, सबसे पहले आप इसको आयनों के रूप में लिख लीजिए बच्चों। आयनों के रूप में लिखने के बाद जैसे हमने इसको लिख लिया 4K प्लस Fe6 माइनस के 4। इसके बाद हम यहाँ से निकाल लेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले आप क्या मान लो, जिसकी निकालनी है उसको x मान लो। तो मैंने Fe को मान लिया x प्लस 6 गुना, क्योंकि ये 6 है, गुना साइनाइड पर कितना होता है, -1, मैंने आपको बताया था। बराबर बराबर क्या आता है, जितना इसके ऊपर आवेश होता है। अब ये कहोगे सर ये -4 कैसे आ गया, देखो ध्यान से, यहाँ पोटेशियम कितने हैं, 4। 4 का एक पोटेशियम पर +1 चार्ज, 4 पर +4। तो जब प्लस चार्ज है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, -4, क्योंकि ये पूरा जो जटिल है क्या है, उदासीन, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, -4। तो जितना माइनस का या प्लस का होगा हम उसको कहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा -4। अब इसको हम जब सोल्व करेंगे तो x - 6 बराबर -4, x बराबर -4 + 6 और ये हो जाएगा +2। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों, ऑक्सीकरण अवस्था निकालते समय इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कैसे निकलेगी, क्योंकि जब हम नामकरण करेंगे इनका तब भी हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा। एक उदाहरण और देखते हैं बच्चों हम, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया उदाहरण नंबर 2 CuNH3 4SO4। अब मुझे इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें बनानी है इसकी ऑक्सीकरण जो ऑक्सीकरण संख्या है वो ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको तोड़ के लिखूंगा CuNH3 4 और SO4 जो सल्फेट आयन होता है, कितना आवेश होता है इस पर, -2। यहाँ पर कितना आ जाएगा, +2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। तो ये x है, तो x प्लस 4 गुना, आपको पता है NH3 पर कितना होता है, 0, बराबर आएगा +2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, +2। इसका मतलब ये होता है
कि यहाँ पर जो हमारी कॉपर है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। तो ऐसे ही हमको अलग अलग यौगिकों में जो जटिल है उनमें केंद्रीय धातु परमाणु जो मैंने आपको पहले ही बताया था ये वाले होते हैं, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कर